बजट के चमक में बुजुर्गों का अंधेरा। प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद में मोदी सरकार का किया घेरा। डिजिटल इंडिया और साइबर फ्रॉड को लेकर किया ऐसा सवाल कि कुछ पलों के लिए थम गई सभी की सांसें। देखिए कैसे प्रियंका चतुर्वेदी के इन सवालों से गरमाया सदन का माहौल। ये जो बजट आया था यूनियन बजट, उससे बहुत लोगों की अपेक्षाएं थी, उम्मीदें थी। सबसे ज़्यादा जो अपेक्षा थी वो सीनियर सिटीजन्स की थी। जो 60 साल के ऊपर हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी वो बजट को ज़्यादा ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि वो उम्मीद कर रहे थे कि उनके लिए भी कुछ प्रावधान किए जाएंगे। दुख इस बात का है कि उनका भी सोच इसमें नहीं लगाई गई, और जो बजट अनाउंस हुआ उसकी वाह वाह तो हो रही है, पर कोई 60 साल के ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनसे कोई नहीं पूछ रहा है उनके लिए क्या प्रावधान हुआ है। सर, हमारा जो बजट है, अगर हम अपना डेमोग्राफी देखते हैं, जिसके बारे में प्रधानमंत्री बोलते रहते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो लगातार उसकी जो उम्र है बढ़ती जा रही है। 2050 में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 30 करोड़ जो देशवासी होंगे वो 60 साल के ऊपर होंगे, जिसमें से बहुत सारे गांवों में रह रहे हैं या महिलाएं हैं। तो उनका ध्यान रखना, और ये हमारे इकोनॉमिक जो चैलेंज है, इकोनॉमिक चैलेंज होगा, सोशल चैलेंज होगा, और सबसे ज़्यादा हेल्थ चैलेंज होगा, उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। सर, सबसे पहले मैं रेलवे कंसेशन की बात करूंगी। जब कोविड हुआ था, कोविड के समय पे बहुत सारी कटौतियां हो रही थी और पूरा देश लगा हुआ था एक साथ कि हाँ, जहां जहां कमियां हैं हम उसमें योगदान देंगे, जहां हमें अपने जो कंसेशंस हैं वो वापस लेने को तैयार हैं। उनको ये वादा किया गया था कि जब कोविड का कार्यकाल खत्म होगा तो कंसेशन जो रेलवे के होते हैं वो वापस आपको दिया जाएगा। वो अब तक नहीं हुआ है। रेलवेज ने 8,913 करोड़ कमाए हैं, पर उनका जो कंसेशन है जो 6 दशकों से चल रहा था वो उनसे खींच लिया गया है। सर, एल्डर केयर कल राधा मोहन जी बता रहे थे सीनियर सिटीजन्स के बारे में, कैसे उनके जो बच्चे होते हैं रोजगार का माध्यम यहाँ पे नहीं मिलते हैं तो विदेशों में चले जाते हैं, और बुजुर्ग माँ बाप का ध्यान नहीं रखते हैं। सब रखने को तैयार है, पर साथ में दिक्कत यह है, वो सरकार से पूछें, जो 18% टैक्स लगता है एल्डर केयर पे, चाहे वो रेजिडेंशियल केयर फैसिलिटीज हो, होम केयर सर्विसेज हो, सपोर्ट सर्विसेज हो, वो उनके लिए मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए अनअफोर्डेबल कर दिया है। सर, जो टैक्स स्ट्रक्चर है उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अब जीएसटी तो एसेंशियल डिसेबिलिटी पे भी है, जो अडल्ट डायपर्स होते हैं, व्हीलचेयर होते हैं, जो उनकी वॉकिंग एड होते हैं और अदर असिस्टिंग डिवाइसेस होते हैं, उस पे तो 12 से 18% जीएसटी लगाया हुआ है। सर, हेल्थ केयर के डिडक्शंस मिलते हैं सेक्शन 80D और सेक्शन 80DDB। 80D का जो प्रावधान है सीनियर सिटीजन्स को क्लेम करने का, 50,000 रुपए तक का उनको थोड़ा टैक्स कंसेशन मिलता है। सर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे एमपीज हैं, कि क्या एक हॉस्पिटल के विजिट में 50,000 के अंदर अंदर उनको सुविधाएं मिल जाती हैं? एक हॉस्पिटल विजिट करीब 2 से 3 लाख उनका खर्च हो जाता है। दुख इस बात का होता है कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स भी इनके होते हैं 30 से 40,000 साल के होते हैं। और अगर हम इन्फ्लेशन देखें, हेल्थ इन्फ्लेशन, हेल्थ रिलेटेड ट्रीटमेंट का 10 से 15% लगातार बढ़ रहा है, हर साल बढ़ता है, और आपने उनके डिडक्शंस में कोई राहत नहीं दी है। 80DDB जो है वो क्रिटिकल इलनेसेस के लिए है। कैंसर हुआ, हार्ट अटैक हुआ, बाकी सारी मेंटल डिसेबिलिटीज होती हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उसका भी आपने कितना प्रावधान किया है? 1 लाख रुपए का। और अगर आप 60 साल के नीचे हैं तो सिर्फ 40,000 रुपए का। इससे बड़ा शर्मनाक बात क्या होगी? सर, यूनिवर्सल एज ओल्ड पेंशन, जब तक लोग अपने जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे आते हैं तो उनकी इनकम तो बिल्कुल होती ही नहीं है। अगर पेंशन होते हैं तो बहुत कम होते हैं, जो अगर आप इन्फ्लेशन से भी एडजस्ट करें उनके पास पैसे नहीं रहते हैं। जो पेंशन स्कीम बताई है कुछ सेक्टर्स में लगी है, जो 200 से 500 रुपए महीने का इन लोगों को देते हैं। 200-500 रुपए में आजकल क्या मिल जाता है जो वो पूरा महीना उस 200-500 रुपए में काटे? उम्मीद थी कि शायद वित्त मंत्री उस पर चर्चा करती, पर वो भी प्रावधान उनके लिए नहीं बनाया है। सर, बस लास्ट, सर, आई विल फिनिश इट ऑफ 1 मिनट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नोबडी हैज स्पोकन अबाउट इट। सर, आयुष्मान भारत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, पर जो 60 साल के ऊपर हैं उनके लिए ये लागू नहीं होता है, सिर्फ कुछ ही सेक्टर्स के लिए लागू होता है। ये भी दुखद स्थिति है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, डिजिटल अडॉप्शन की बात करते हैं, हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं। सबसे ज्यादा जो खतरा साइबर फ्रॉड का हो रहा है, साइबर अरेस्ट का हो रहा है, वो इन्हीं सीनियर सिटीजन्स के लिए हो रहा है। कहीं भी उनके लिए भी कोई बजट नहीं बनाया है कि कैसे उनको एजुकेशन और एम्पावर करें। ये भी एक दुखद परिस्थिति है जो बजट में नहीं एड्रेस की गई है। सर, आखिरी पड़ाव पे रहते हैं और उनने जिंदगी अपनी पूरी कुर्बान की है इस देश के लिए। आखिरी पड़ाव पे उनको सम्मान मिलना चाहिए, वो उनको वंचित किया जा रहा है, ये दुर्भाग्य है। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक प्रकांड विद्वान महिला द्वारा रखा गया है और 9वीं बार रखा गया है। यह हमारे लिए सबसे बड़े गौरव का विषय है। महोदय, आम इंसान अपनी आंख के सामने वाली दूरी को देखता है, लेकिन जो विजनरी व्यक्ति होता है वह आने वाले कई दशकों के बाद संभावित चुनौतियों को पार करते हुए अपने देश का स्थान विश्व पटल पर देखता है। भारत के गौरव डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। उन्हीं सपने को श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने क्षण देखा है। देखा है। यह बजट 2047 की नींव है। महोदय, जब हमारा देश अपनी आजादी का 100वां वर्ष मनाएगा, यानी कि 2047 में हमारा देश विकसित भारत बनेगा, यह हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इसी को स्मरण करते हुए हमारी सरकार ने खाकी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूत बनाने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का शुभारंभ किया है, जिससे बुनकर, ग्रामीण उद्योग, एक जिला एक उत्पाद तथा वैश्विक स्तर पर ब्रांडेड में भी सहायता हमको प्राप्त होगी। महोदय, विश्व के स्तर पर हमने चावल के क्षेत्र में, हमने मछली के क्षेत्र में, हमने फोन के क्षेत्र में, हमने दूध के क्षेत्र में अपना विश्व में हमने पहचान बनाई हुई है। ये कांग्रेस के लोग अपनी छाती पीटते हैं कि हमने बहुत विकास किया, हमने बहुत विकास किया। महोदय, जब तक कांग्रेस की सरकार थी, इन लोगों ने खाली 3 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाया था। हमारी सरकार ने बहुत कम समय में 12 करोड़ से ज्यादा घरों में स्वच्छ जल पहुंचाने का काम किया है। इतना ही नहीं महोदय, हमारी सरकार ने तालाब हो, चाहे पोखरा हो, चाहे नदी हो, चाहे समुद्र हो, चाहे हमारा वृक्ष हो, चाहे हमारे पशु पक्षी हो, सबको आगे बढ़ाने के लिए, सबको जीने के लिए, सबको आगे लाने के लिए हमारी सरकार ने बहुत प्रयास किया है। देश में मधुमेह, कैंसर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर रोग को बढ़ते हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ इन रोगों में वृद्धि हो रही है, जिनको रोकने के लिए किफायती लागत पर गुणवत्तापूर्ण दीर्घायु जीवन के लिए हमारी इन दवाइयों को सस्ता किया गया है। ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। शहरों के बीच विकास संयोजक के रूप में 7 उच्च गति रेल कॉरिडोर को विकसित किया गया है, जिसमें महोदय हमारा सौभाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी भी ट्रेन चलाने का प्रस्ताव है। इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आपातकालीन स्थिति में गरीब तथा कमजोर परिवारों के मदद के लिए जिला अस्पतालों में, ट्रॉमा सेंटरों में कोई व्यक्ति अगर एक्सीडेंट करके आता है, किसी दुर्घटना में होकर के आता है, तो उसका इलाज फ्री में हमारी सरकार करेगी। ये गरीबों के लिए बहुत बड़ा कल्याणकारी योजना है। प्राचीन भारतीय योग को विश्व में पहचान मिली और 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। मैं सरकार से ये भी मांग करती हूँ कि मेरी एक डिमांड है कि हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, एक आयुर्वेदिक संस्थान हमारे उत्तर प्रदेश में भी आ जाए। ये मेरी अपनी खुद की मांग है। बेटियों को पढ़ने के लिए सुविधा हो। एक जमाना था जब बेटियां पढ़ती नहीं थी, बेटियों को पढ़ाना अभिशाप माना जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने यह कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हमारी सरकार ने हर जिले में एक महिला छात्रावास खोलने का जो निर्णय लिया है, इससे करोड़ करोड़ बेटियां बहुत खुश हैं और ये आने वाले देश में उन्नति का कारण बनेगी। पहले मनरेगा में जब हमारी राम जी की योजना आई,
तो विपक्ष के लोगों ने बड़ा हंगामा किया और सदन में बहुत देर तक चर्चा करी। महोदय, मैं बताना चाहती हूँ, पहले मनरेगा में 33,000 करोड़ रुपए का काम था, लेकिन जब से हमारी जी राम जी की योजना आई है, हमारी सरकार ने 88,125 करोड़ का प्राविधान किया है। यह हमारे बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ा काम करने का सरकार ने निर्णय लिया है। हम रक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। महोदय, हम यही कहना चाहेंगे कि इस बजट ने आत्मनिर्भरता, निवेश और सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों को संतुलित रूप से आगे बढ़ाया है। राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने। आखिरी बात, एक लास्ट बात महोदय, अभी मुझे बहुत दुख हुआ, अभी कहते हैं ना कि दूसरे सदन का नाम नहीं देना चाहिए। हमारे देश की महिला सांसदों ने हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी को घेरने का काम किया था। मैं चर्चा नहीं करना चाहूँ। महोदय, एक बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ सर, मैं कहना चाहती हूँ, मेरी बात सुनिए सर, नीचे सुनिए सर, नीचे नर ऊपर नारायण, नीचे नर ऊपर नारायण। और मैं कांग्रेस के लोगों को, विपक्ष को, लोगों को ये बताना चाहती हूँ और मैं एक लाइन के साथ बताना चाहती हूँ, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करेगी वो समा क्या करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।